हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और कल की क्लास को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए कल हम लेकर उपस्थित हुए थे बच्चों। उसमें जितने भी पॉइंट आप लोगों को बताया है उसको नोट कीजिएगा। आप लोगों को बहुत ही मदद मिलेगा। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, सभी एग्ज़ाम्स में वो क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। और आज भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स आज भी आप लोगों के लिए है। और सभी पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा और नोट भी कीजिएगा। और अगर आप सारे पॉइंट्स को नोट करते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मेरी आप लोगों से राय है कि आप सारे पॉइंट्स को एक कॉपी में कलेक्ट करते रहिए। एक दिन आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार उनको रिवीजन कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा बच्चों, अगर आप उसका नोट्स बनाते हैं और बार बार रिवाइज करते हैं। और अगर कभी उसको रिविज़न करने का मन ना करे तो दोबारा तिबारा वीडियो को फिर से चला करके सुन सकते हैं और अपने तथ्यों को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने है आज का पहला प्रश्न। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। कौन सा स्थान है जहाँ पे एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल पाए गए हैं खुदाई से? पहला है सराय नहर राय, दूसरा ऑप्शन है दमदमा, तीसरा ऑप्शन है महादहा और चौथा ऑप्शन है लंघनाज। ये एग्ज़ाम में बार बार आया हुआ है और आपको बताना है वो कौन सा स्थल है जहाँ से मानव के 3 कंकाल एक ही कब्र में पाए गए हैं। और ये आपको आई होप पता चल गया होगा। यहाँ पे दिए हुए आपके जो स्थल हैं सराय नहर राय, दमदमा, महादहा, ये आपके उत्तर प्रदेश से मिले हैं और ये सब मध्य पाषाण काल के स्थल हैं, ये भी याद रखेंगे बच्चों। और इनमें से जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका दमदमा, ये आपका सही आंसर है। यहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल पाए गए हैं। साथ ही आपके दमदमा और सराय नहर से हड्डियों के आभूषण और औजार भी पाए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आया है कि कहाँ से हड्डियों के आभूषण और औजार पाए गए हैं। तो आपके दमदमा और सराय नहर राय से यहाँ से हड्डियों के आभूषण मिले हुए हैं। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा गया है और आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या ये कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है, या दूसरा ऑप्शन लाहुरा देवा से प्राप्त हुआ है, या तीसरा ऑप्शन मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, या चौथा ऑप्शन टोकवा से प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए उपस्थित हुए हैं लेकर के। आई होप आपने आंसर को प्राप्त कर लिया होगा, क्योंकि ये बार बार आयोग ने पूछा है और यहाँ पे बच्चे मोस्टली कंफ्यूज भी होते हैं। तो आपको बताना है कि प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आपका जो लाहुरा देवा है यहीं से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और आपको पता होना चाहिए यहाँ से जो साक्ष्य मिला है ये 8000 ईसा पूर्व का है। जो साक्ष्य मिला 8000 ईसा पूर्व का है। और जो कृषि का साक्ष्य, इसमें जो फसल है वो चावल है। याद रखेंगे बच्चों, इंडिया में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य या भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लाहुरा देवा से मिला है। 8000 ईसा पूर्व प्राचीन है और चावल के कृषि के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगर पूछ ले कि विश्व में सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य कौन से फसल के मिले हैं, तो वो आपका हो जाएगा जौ और गेहूँ। विश्व में सबसे पहले जो मानव ने उत्पादन किया है वो जौ का और गेहूँ का किया है। तो जौ और गेहूँ जो है ये आपका सबसे प्राचीन फसल है जिसका उत्पादन मानव ने किया है। और भारत में जौ और गेहूं का सबसे पहले उत्पादन कहाँ शुरू हुआ था, तो मेहरगढ़ से। आपने देखा भी होगा एग्जाम में अगर आता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और ऑप्शन में अगर लाहुरा देवा नहीं है तो मेहरगढ़ सही हो जाता है, क्योंकि ये 7000 ईसा पूर्व में यहाँ से कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं। साथ ही अगर ये पूछ ले कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से प्लेस से जौ और गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं, तो ये मेहरगढ़ से मिला है। साथ ही विश्व में भी सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी वो जौ और गेहूँ था। तो ध्यान देंगे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो लाहुरा देवा। अगर क्वेश्चन ये पूछे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि में सबसे पहले कौन सा फसल उगाया गया था, तो चावल उगाया गया था।
अगर क्वेश्चन ये आए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से प्लेस से सबसे पहले गेहूं और जौ के उत्पादन का साक्ष्य मिला है, तो मेहरगढ़ में। और ये पूछे कि विश्व में सबसे पहले कौन से खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था, तो जौ और गेहूं का उत्पादन हुआ था। इतने सारे क्वेश्चन हैं बच्चों जो बार बार एग्जाम में आते हैं, इनको आपको ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मेहरगढ़ आपका नवपाषाणकालीन स्थल है, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आपको बताना नवपाषाण काल का कौन सा वो क्षेत्र है जहाँ जो आपके भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है और उस प्लेस में कृषि के जो है शुरुआत हुई है। तो आपको बताना है वो कौन सा प्लेस है। आई होप आपने डिफिनीशन अच्छे से सुना होगा, तो आप बता देंगे कि कौन सा प्लेस है। क्या वो मुंदिगाक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन 2 है मेहरगढ़। ऑप्शन 3 है दमसद। और ऑप्शन 4 है बालाकोट। ऑप्शन 5 है आमरी। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आपका ये कौन सा स्थल है जहाँ से उत्तर पश्चिम का वो क्षेत्र है। आप देख रहे हैं अगर ये भारत का पूछेगा तब तो आपका कोल्डीवा हो जाएगा, लेकिन कह रहा हूँ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम का ये क्षेत्र है जहाँ से कृषि का साक्ष्य मिला है। तो आपको पता है ये मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ियों के पास पड़ता है, जहाँ से सबसे पहले जौ और गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं उत्पादन के। साथ ही यहीं पर सबसे पहले मानव ने ग्रामीण बस्ती बना करके निवास भी किया था और यहीं पर सबसे पहले मानव ने कच्ची ईंटों का मकान भी बनाया था। साथ ही घास फूस और सरपट के मकान भी मेहरगढ़ वालों ने बनाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। आपको बताना है कि बृहद पाषाण स्मारक का क्या तात्पर्य है। क्या ये सन्यासी गुफाओं के रूप में जाना जाता है, या ऑप्शन नंबर 2 है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में जाना जाता है, या ऑप्शन नंबर 3 है मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 4 है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है बच्चों बृहद पाषाण स्मारक क्या है। आई होप आपने आंसर को प्राप्त कर लिया होगा। बृहद पाषाण स्मारक जो है ये आपके ताम्र पाषाण काल से जुड़े हुए हैं, ताम्र पाषाण काल से जुड़े हैं। और ये हैं क्या, ये आपके मृतकों को दफनाए गए प्लेस को बड़े बड़े पत्थरों से घेरा जाता था। जैसे मान लीजिए कोई जो है मृतक है और उसकी जो है डेथ हो गई और उसको जो है दफनाया गया, तो उसको जो है दफन करने के बाद उसकी जो कब्र है उसको जब बड़े बड़े पाषाण खंडों से घेर दिया जाता था, तो इसी को कहा जाता था बृहद पाषाण स्मारक। और इनके साथ खाने पीने की वस्तुएं और साथ ही जिनके आभूषण और औजार होते थे उसको भी रख दिया जाता था। ये बृहद पाषाण जो स्मारक हैं ये स्थल के ऊपर भी पाए गए हैं और स्थल के नीचे भी पाए गए हैं, यानी कि धरती के अंदर गड्ढा बना करके भी ऐसे स्मारकों को बनाया गया है, जिसमें गड्ढे में जाने के लिए, उस कमरे में जाने के लिए एक होल होता था जिसको पोर्ट होल कहा जाता था। उस पोर्ट होल के माध्यम से लोग सीढ़ियों से उतर करके कमरे में जाते थे और अंदर जो है बहुत सारे लोगों को बारी बारी से ले जा करके दफनाया करते थे। एक ही परिवार के कई लोग उस कमरे में दफन रहते थे। इसको भी कहा जाता था महापाषाण काल, लेकिन ये धरातल के अंदर का है जिसमें जाने के लिए पोर्ट होल होता था। एग्जाम में आ चुका है कि ताम्रपाषाण काल में धरती के अंदर जो दफनाए जाते थे उनको वहाँ तक जाने के लिए कौन से रास्ते का उपयोग किया जाता था, तो पोर्ट होल का प्रयोग किया जाता था। पोर्ट होल का प्रयोग किया जाता था बच्चों, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोर्ट होल का उपयोग किया जाता था, यहाँ पे आपका होल होगा, पोर्ट होल। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। आई होप आपने समझ लिया होगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, मृतकों को दफनाए जाने वाला प्लेस है ये। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 5, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ये तो बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या ये गुफाओं की शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है, या ये खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, या बौद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है, या सोन नदी के उद्गम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न में तो कोई दम नहीं है बच्चों, लेकिन हाँ ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको ये प्रश्न इसलिए दिया गया है कि इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता है ये गुफाएं जो हैं शैलकृत गुफा के लिए जाने जाते हैं। ये है कहाँ पे, MP में है। और इनको ढूंढा किसने था, वाकड़कर महोदय ने ढूंढा था। ये एग्जाम में आ चुका है, किसने ढूंढा है, वाकड़कर महोदय ने ढूंढा है। कब ढूंढा है ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 1957 में ढूंढा है इसको। और ये आपके प्राग ऐतिहासिक काल के जो है
चित्रकला यहाँ पे पाई जाती है, ये भी याद रखेंगे बच्चों। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है ये, और ये आपको पता होना चाहिए कि किस काल का है, प्रागैतिहासिक काल का है। लेकिन अगर पूछे कि भारत में सबसे प्राचीनतम चित्रकला किन गुफाओं में मिलता है, तो ये मिर्ज़ापुर की गुफाओं में मिलता है। याद रखेंगे, मिर्ज़ापुर की जो गुफाएं हैं इसमें सबसे प्राचीनतम और सबसे पहले चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगर पूछे कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, तो चित्रकला के लिए, और किस काल से संबंधित है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। इन गुफाओं को किसने ढूंढा है, वाकड़कर महोदय ने ढूंढा है। कब ढूंढा है, 1957 ईस्वी में ढूंढा है। ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। लेकिन चित्रकारी का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मिर्ज़ापुर की गुफाओं से प्राप्त हुआ है, ये बात भी याद रखना है आप लोगों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य थे बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं। समाधान मीन्स होता है जहाँ पे मानव को दफन कर दिया जाता है और उसके साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अनगिनत बार आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये ब्रह्मगिरी है, या दूसरा बुर्जहुम है, या ऑप्शन नंबर 3 चिराद है, या ऑप्शन नंबर 4 मास्की है। आई होप आपने ये क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार आता है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर 2 बुर्जहुम है ये। और बुर्जहुम कहाँ है, तो ये आपका कश्मीर में है। ये भी याद रखिए, कश्मीर में है। किस काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आया है, किस काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है। और साथ ही कुत्ते के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य तो है ही, साथ ही बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि गर्तावास कहाँ से मिला है। गर्तावास यानी कि जहाँ पे लोग गड्ढे में घर बना के रहते थे, ये भी कश्मीर से मिला है। साथ ही जो है गर्त चूल्हे का साक्ष्य, यानी कि जहाँ पे लोग घर में अंदर गड्ढे में खाना बनाते थे, वो भी यहाँ से मिला है। इसके अलावा फसल को काटने का यहाँ से जो है हथियार भी प्राप्त हुए हैं। तो आपका बुर्जहुम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। बुर्जहुम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही अगर पूछ ले कि मानव के साथ बकरी के दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बकरी के दफनाए जाने का साक्ष्य आपका मिला है, याद रखेंगे, जहाँ से जौ और गेहूं का उत्पादन सबसे पहले हुआ था, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही सबसे पहले मानव के साथ बकरी के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और बुर्जहुम से सबसे पहले मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में भी एक प्लेस है जहां मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया है, और वो है रोपड़। सतलज नदी के किनारे आपका रोपड़ है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा स्थल है रोपड़, यहाँ से भी मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो ये सारे क्वेश्चन बन चुके हैं बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये है, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और सही जो है कथन को बताएं। क्या कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि कथन है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया था। दूसरा ऑप्शन है या कारण है, जलवायु परिवर्तन के कारण काल में जो है शिक्षा का चरण था। यानी कि जो आपका जलवायु परिवर्तन के कारण जो लोग हैं इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे बच्चों ये शिक्षा नहीं होगा, यहाँ पे विचरण होगा। विचरण का चरण था, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। तो क्या ये आपके जो कथन कारण है सही है? क्या विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन जो लोग थे वो नूतन काल के बाद, उसके अंत के बाद गंगा घाटी की तरफ गए थे? और क्या जलवायु परिवर्तन के कारण उन्होंने ऐसा किया था? विचरण होता है बच्चों, विचरण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, या ये आपका प्रवचन भी होता है। प्रवचन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने को प्रवचन भी कहते हैं, प्रवचन भी कहते हैं, यानी कि ये जा होगा। तो आपको बताना है बच्चों, आपको पता है जब कथन और कारण, कथन की व्याख्या कारण कर दे तो सही हो जाता है। तो बिल्कुल सही है। विंध्याचल मध्य प्रदेश का इलाका है, सबसे पहले मानव यहीं पे रहता था और इन्हीं क्षेत्रों में नर्मदा घाटी के आसपास ही कंदमूल और पशुओं का शिकार करता था, यहीं पे जीवन यापन करता था, उत्पादन करना नहीं जानता था। लेकिन जैसे जैसे ऊपर के जो मैदान जो बर्फ से ढके हुए थे वो धीरे धीरे जब गर्मी बढ़ी और पिघले और वहाँ पे घास वगैरह उगाए, अनाज उगाए, तो लोगों ने ऊपर के क्षेत्रों में जो शाकाहारी जानवर हैं वो भी चले गए उन घास को खाने के लिए, और उन शाकाहारी जानवरों के पीछे जो मांसाहारी जानवर हैं वो भी चले गए ऊपर के क्षेत्रों में। तो मानव भी उनका पीछा करते हुए इस घास के मैदानों की तरफ जो है प्रव्रजन कर गया या विस्थापित हो गया या विचरण कर गया। क्योंकि मानव भी उत्पादन करना नहीं जानता था
कंदमूल खाना, जानवरों के कच्चे मांस को खाना ही मानव का मेन जो है जरिया था। उसी के आधार पर अपने जीवन को यापन करता था। और ऐसे में जो ऊपर का क्षेत्र बर्फ मुक्त हुआ और वहाँ पे घास आई और जो जीव है शाकाहारी मांसाहारी वो ऊपर की तरफ पलायन कर गए, तो मानव भी इनके पीछे पीछे ऊपर के क्षेत्र में पलायन कर गया। इसका मतलब आपका जो कथन और कारण दोनों सही है और आपका व्याख्या भी सही है। कथन की व्याख्या कारण कर रहा है। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, कौन सा कारण है या किस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता से अलग थी, भिन्न थी? क्या इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, यानी कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के पास विकसित शहरी जीवन था? और दूसरा कि इसके पास चित्रित लिखित लिपि थी, कि इनके पास जो है चित्रित लिखित लिपि था इसलिए अलग था। तीसरा, इनके पास लोहे और रक्षा अस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, क्या इनके पास लोहे के जो अस्त्र होते हैं इनका अभाव था, या उपर्युक्त सभी? ये सभी कारण है जिसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न है। तो आपको बताना है बच्चों, आपने सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ा है और वैदिक काल भी पढ़ा है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती हैं और वैदिक काल में नहीं पाई जाती, या जो वैदिक काल में है वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी और इनके पास चित्रित लिखित लिपि भी थी और इनके पास लोहे और जो रक्षा शास्त्र है इसके ज्ञान का अभाव था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अलग है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों पर निरूपण नहीं हुआ है। इनमें से कौन सा पशु है जिसका चित्र मुहरों पर, यहाँ पे जो आपका दिया है ये है मुहर, मुहर मीन्स होता है रुपया पैसा, मुहरों और टेराकोटा मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन के ऊपर चित्र नहीं बना है। क्या ये गाय है या हाथी है या गेंडा है या बाघ है? तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है और आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि किसका किसका चित्र नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गाय का चित्र मिट्टी के बर्तनों पर मुहरों पर नहीं है। गाय के चित्र के अलावा घोड़े का चित्र भी नहीं है, कभी ऑप्शन में गाय की जगह घोड़ा भी दे सकता है और शेर भी दे सकता है। बाघ है लेकिन शेर नहीं है, घोड़ा नहीं है और गाय नहीं है, बल्कि आप देखेंगे वृषभ यानी कि बैल का है लेकिन गाय का नहीं है, घोड़े का नहीं है और शेर का नहीं है। ये तीनों जानवर आपको याद होने चाहिए। इन तीनों का अंकन मोहरों पर और टेराकोटा पर नहीं पाया जाता है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आया है, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा समाधान R37। क्या हड़प्पा में समाधान R37 मिला है या कब्र R37 मिला है? लोथल क्या गोदी वाला है? क्या काली बंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है? और क्या राखी गढ़ी से नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपको कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो लोथल है यहाँ पे गोदीवाड़ा था, बंदरगाह नगर था। मैंने आपको ये भी बताया था कि काली बंगा से जुते हुए साक्ष्य, खेत के साक्ष्य मिले, अंतरा फसली करड़ का साक्ष्य मिला यहाँ से। और आपको पता है राखी गढ़ी से नर्तकी की मूर्ति नहीं मिला है, बल्कि ये कहाँ से मिला है? 10 इंच लंबी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो आपको पता है कि ये कहाँ से मिला है? ये मिला है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिला है बच्चों, याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मोहनजोदड़ो से याद रखेंगे सर्वाधिक संख्या में मुहरे मिले हैं, संख्या में सबसे ज़्यादा मुहरे कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। साथ ही यहाँ से ईंट के भट्ठे का साक्ष्य मिला है, ईंट के भट्टे का साक्ष्य मिला है, भट्टे का साक्ष्य भी मिला है, एग्जाम में आया है। इसके अलावा मलेरिया का साक्ष्य भी मिला है, आपके मोहनजोदड़ो से याद रखेंगे मलेरिया का साक्ष्य मिला है। और कॉटन के कपड़े का भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से पाया गया है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा पशुपति की मूर्ति का अंकन भी यहाँ के सिक्कों पर पाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मोहनजोदड़ो से मिली हैं। साथ ही विशाल अन्नागार और स्नानागार मिला है यहाँ से।
ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। और इसके अलावा सीप का स्केल भी यहाँ से मिला है, सीप का स्केल, ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में आ चुका है। सीप का स्केल कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। आपकी हड़प्पा से R37 समाधान मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक लिपि वाले जो सर्वाधिक लिपि युक्त यहाँ से मुहरें मिली हैं, सबसे ज़्यादा लिपि युक्त जो मुहरें हैं वो आपकी हड़प्पा से मिली हैं। और हड़प्पा से ही जो है नटराजन की मूर्ति मिली है। इसके अलावा हड़प्पा से एक महिला के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र भी मिला है। हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी भी मिली है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके इन स्थलों से पाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा सुमेलित नहीं था? ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं था। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके तथ्य आपको पता रहेंगे तो एग्ज़ाम में आपको गलतियाँ नहीं होंगी और आप अच्छा जो है स्कोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या लोथल रावी नदी के किनारे था? क्या रोपड़ सरस्वती नदी के किनारे था? क्या कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे था? और क्या आपका हड़प्पा भोगवा नदी के किनारे था? तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है। इसमें कोई एक ही सुमेलित है और बाकी सुमेलित नहीं है। और आपको ये पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में बार बार आता है। तो आपने आई होप ढूंढ लिया होगा। आपको पता है लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है, यानी कि लोथल भोगवा नदी के किनारे है। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। आपका जो रोपड़ है ये किस नदी के किनारे है? ये सतलज नदी के किनारे है। आपका रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है। और कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है, यही सुमेलित है। बाकी आपके सुमेलित नहीं है। इनको भी याद रख लीजिएगा कि कौन सा प्लेस किस नदी के किनारे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। नेक्स्ट है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 2, अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3, उद्योग धंधों के लिए जानी जाती है। और ऑप्शन नंबर 4, सभी के लिए जानी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी आपको पता है। सिंधु घाटी सभ्यता इन सभी के लिए जानी जाती है, नगर के लिए, कृषि के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी के लिए, सभी के लिए जानी जाती है। उपरोक्त सभी आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। ऑप्शन नंबर 3 है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता था। और ऑप्शन नंबर 4 है कि सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है। तो आपको पता है कि पहला पॉइंट बिल्कुल आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई सही हैं। हड़प्पा भी बिल्कुल सही है। यहाँ की सभ्यता में लोग जो है वो शहर नियोजित थे और नगरों में नालियों का जाल, सड़कों का जाल था। और ये लोग धातु से भी परिचित थे, लोहा छोड़ के बाकी सारे धातुओं से ये लोग परिचित थे। इसलिए आपका यहाँ सारे जो ऑप्शन है ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ऊपर लिखे सभी कथन सत्य हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट बच्चों, एग्जाम में बहुत बार आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या ये आलमगीर से मिला है, क्या ये धौलावीरा से मिला है, या कालीबंगा से मिला है, या लोथल से मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य बच्चों आपको पता होना चाहिए। कल हमने लोथल के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बात भी किया था, साथ ही कालीबंगा के बारे में भी बात किया था। लेकिन आज जो आपका सही आंसर है ये है धौलावीरा। धौलावीरा भी जान लीजिए, आपका गुजरात में प्लेस है ये, गुजरात। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो है चौथा सबसे बड़ा नगर है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। यहीं से उन्नत किस्म के जल प्रबंधन का प्रणाली मिला है। साथ ही ये नगर 3 भागों में बटा था और तीनों को दुर्गीकृत किया गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और इसके अलावा यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। स्टेडियम का साक्ष्य याद रखेंगे बच्चों, स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा यहाँ से आप देखेंगे सबसे बड़ा लिपि युक्त पट्टिका मिली है, लिपि युक्त पट्टिका मिली है। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। तो याद रखेंगे ये सारी बातें धौलावीरा के बारे में जो एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, आपको याद होना चाहिए। धौलावीरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बच्चों नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सत्य है? पहला ऑप्शन है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ले लीजिए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है दोनों,
और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा आपका सही है। आई होप आपने आंसर प्राप्त कर लिया होगा, आपको ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। नॉलेज ऐसे ही होना चाहिए कि आप खुद ऑप्शन बना लें। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है कि इनके यहाँ एक लौकिक सभ्यता थी। यहाँ पे धार्मिक तत्व तो पाए जाते थे, उपस्थित थे, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे, यानी कि कर्मकांड, अंधविश्वास ऐसी चीज़ें यहाँ व्याप्त नहीं थी। तो आपका पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। और दूसरा, इस काल के लोग कपास का वस्त्र बनाते थे और इससे परिचित भी थे। ये लोग कपास से ऊनी कपड़ा भी बनाते थे, कपास से सूती कपड़ा भी बनाते थे, साथ ही ऊनी कपड़ा भी ये लोग बनाते थे। ये लोग ऊनी सूती दोनों कपड़ा पहनते थे और ये लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे और ये लोग तीनों तरह के समाधान का उपयोग भी करते थे। और साथ ही इन्होंने ही कपास या कहिए कि ऊनी आपके कॉटन के वस्त्र से दुनिया को परिचित कराया था। इसीलिए कपास को सिंधु सभ्यता के नाम पर ही सिंडन नाम रख दिया था, जो विदेशी थे। ये बार बार एग्जाम में आया कि सिंडन शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है, तो कपास के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास को सबसे पहले उपयोग करके कॉटन का वस्त्र बनाया था। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। पहला ऑप्शन है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा ऑप्शन है वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा ऑप्शन है वह युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। आपको बताना बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और ये IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है कि पहला दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी है कि केवल दूसरा सही है। सी है कि तीनों सही हैं और डी है कि सभी सही हैं। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही है, यानी कि आपको करेक्ट बताना है। तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के विशाल महल होते थे, ये तो सही है, लेकिन मंदिर नहीं होते थे। आधा स्टेटमेंट सही है, आधा गलत है। वह देवी देवताओं की पूजा करते थे, और ये भी सही है, वो देवी देवता की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा, पशुपति की पूजा, साथ ही प्रकृति की भी पूजा करते थे। लेकिन उनके यहाँ घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग नहीं होता था। ये लोग तलवार का उपयोग भी नहीं करते थे। तलवार यहाँ से यहाँ नहीं मिला है, तलवार नहीं मिला यहाँ से, ढाल भी नहीं मिला है, इसके अलावा शिरस त्राण भी नहीं मिला है। शिरस त्राणी भी नहीं मिला है, याद रखिएगा बच्चों, शिरस त्राणी नहीं मिला। शिरस त्राणी में होता है हेलमेट जो सर पे रखते हैं लोग। तो ये चीज़ें यहाँ से नहीं मिली हैं। ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है, ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए बच्चों, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तलवार, ढाल, शिरस त्राणी ऐसी चीज़ें इन्होंने नहीं बनाई थी। तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य था। और ये भी क्वेश्चन आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो हथियार मिले हैं वो सुरक्षात्मक हैं या आक्रामक है। तो यहाँ पे पाए गए जो हथियार हैं वो आक्रामक हैं। ये लोग युद्ध प्रेमी नहीं थे, ये लोग शिकार के लिए हथियार का उपयोग किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। यानी कि बैल की मुद्रा प्राप्त हुई है और ये बहुत ही प्रसिद्ध मुद्रा है। क्या ये हड़प्पा है, या ये चिन्होद्रो है, या आपका जो है लोथल है, या मोहनजोदड़ो है। कौन सा प्लेस है जहाँ से वृषभ यानी कि बैल की आकृति की मुद्रा प्राप्त हुई है। आई होप आपने ये आंसर प्राप्त कर लिया होगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्लेस है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से वृषभ की आकृति की मुद्रा प्राप्त हुई है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आपकी सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बनाना है, और आपको बताना है बच्चों इसमें से आपका सही क्रम कौन सा होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपके पास चौथा ऑप्शन भी है, आपको बताना है। और आपको पता होना चाहिए ये जो सभ्यता है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए सही है, माया, एज़टेक, मोइस्का, इंका। और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 ये वाला है, माया, मोइस्का, इंका, एज़टेक। ऑप्शन नंबर 2 है एज़टेक, मोइस्का, माया, इंका, या ऑप्शन नंबर 3 है एज़टेक, माया, मोइस्का, इंका। तो आपको बताना है बच्चों सही क्रम इन सभ्यताओं का जो कि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका में फैले हुए थे। तो आपको पता होना चाहिए जो एज़टेक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है बच्चों। एज़टेक जो है ये US में था। माया जो है ये मैक्सिको में था, मैक्सिको आपने नाम भी सुना होगा, मैक्सिको में था। आपका जो मोइस्का है ये कोलंबिया के क्षेत्र में था, कोलंबिया के क्षेत्र में था। और जो आपका इंका है ये पेरू के तट पे था। तो याद रखेंगे ये 2 सभ्यताएं उत्तरी अमेरिका की हैं, ये 2 सभ्यताएं दक्षिणी अमेरिका की हैं। ये उत्तर से दक्षिण इनका क्रम है, इसको याद कर लीजिएगा बच्चों, एग्जाम में आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों
लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? कौन सी सभ्यता थी सबसे प्राचीन सभ्यता जिन्होंने लेखन कला का विकास किया था सबसे पहले? पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है मिस्र सभ्यता, तीसरा है सुमेरियन सभ्यता और चौथा है चीनी सभ्यता। आपको बताना है किस सभ्यता ने सबसे पहले लेखन प्रणाली का विकास किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको पता भी होना चाहिए ये। और सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो सुमेरियन सभ्यता है और इन्होंने ही सबसे पहले लेखन कला का विकास किया था और इसी को मेसोपोटामिया सभ्यता भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता ये सबसे पहली सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता, इन्होंने सबसे पहले लेखन कला का विकास किया था। और ये जो है ये दजला और फरात नदी के किनारे बसा हुआ था इराक में। याद रखेंगे दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता का विकास हुआ था जो विश्व की प्राचीन सभ्यता है और यहीं पे सबसे पहले लेखन कला का विकास हुआ था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या ऋग्वेद से संबंधित आयतरेय ब्राह्मण है? क्या सामवेद से संबंधित है पंचविंश ब्राह्मण? क्या आपके अथर्ववेद से गोपथ संबंधित है? और क्या जो है यजुर्वेद से तैत्तिरीय ब्राह्मण संबंधित है? तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा सही है। आपके पास ऑप्शन है और आपको इसमें से गलत ही बताना है। तो आपको बताइए कौन सा है जो कि सही है। और आई होप आपने सही आंसर को प्राप्त कर लिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सा ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो आई होप आपने जो है सही आंसर प्राप्त कर लिया होगा। आपका जो ऑप्शन नंबर आप देखिए ऋग्वेद का आयतरेय ब्राह्मण है, सामवेद का आपका जो है ये पंचविंश ब्राह्मण है और आपके अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है और यजुर्वेद से जो जुड़ा हुआ है वो आपका शतपथ ब्राह्मण है। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। ये बच्चों आपको याद रखना है कि कौन सा ब्राह्मण किससे जुड़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि 4 वेद हैं और इन्हीं वेदों की व्याख्या जो है ये ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा किया गया है और ये अलग अलग ब्राह्मण व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है। और इन ब्राह्मण व्यक्तियों के द्वारा जो लिखे गए हैं इन्होंने वेदों का अपनी भाषा में व्याख्या किया और इन्हीं ग्रंथों की वजह से समाज में बहुत ज़्यादा कर्मकांड और रूढ़ियाँ फैली थी और इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों की फिर और अपने शब्दों में जो लिखने का काम किया वो आरण्यकों को लिखा गया लोगों के द्वारा। और जो आरण्यक हैं ये जंगल में लिखे गए थे इसलिए इनको आरण्यक कहा जाता था और आरण्यक के बाद जो लिखे गए वो उपनिषद लिखे गए। इसीलिए ब्राह्मण और उपनिषदों के बीच की जो कड़ी है वो आरण्यक को माना जाता है। ब्राह्मणों और आरण्यकों की व्याख्या की वजह से समाज में बहुत ज़्यादा कर्मकांड रूढ़िवादिता फैल गई थी जिसका खंडन करने के लिए उपनिषदों की रचना की गई। इसीलिए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद को इसीलिए वेदांत कहा जाता है। वेदांत यहाँ से फिर वेदों का एक तरीके से कहिए कि व्याख्या बंद हो गया था तो उपनिषद वेदांत हैं जो कि लास्ट में लिखे गए हैं। तो याद रखेंगे बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए बच्चों आगे पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यह है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है बच्चों ये आपको बताना है। तो ये आई होप आप लोगों ने इसको भी देखा होगा। पहला ऑप्शन है कि वैदिक संहिताओं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, आपका ये सही क्रम है। दूसरा है वैदिक संहिता उपनिषद आरण्यक और ब्राह्मण। तीसरा है ब्राह्मण उपनिषद और आरण्यक और वैदिक संहिता और चौथा है वैदिक संहिता आरण्यक उपनिषद और ब्राह्मण। तो अभी मैंने इसके पहले ही क्वेश्चन में बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या कर दी। वैदिक संहिता मीन्स होता है वेद और वेदों की व्याख्या किया गया ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों की व्याख्या की गई है आरण्यकों में और वेदों में लिखी हुई बातों का जब इन्होंने अपनी भाषा में व्याख्या किया तो कर्मकांड रूढ़िवादियाँ समाज में आ गई और इसी पर अंकुश लगाने के लिए इसी का खंडन करने के लिए उपनिषदों की रचना की गई और उपनिषदों को वेदांत कहा गया। और इसमें दर्शन है ये आया है कि उपनिषद का विषय क्या है। तो उपनिषद का जो विषय है ये दर्शन है, दार्शनिक संवाद है इसमें। और वो भी आगे आपको बताएंगे विभिन्न उपनिषदों के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। आज आप लोग इतना जाने ये क्रम है इनकी रचना का, वैदिक साहित्य या कहिए कि वैदिक संहिता यानी कि वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद और ये वेदांत हो गए। इन्हीं को वेदांत कहा गया है। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने आंसर को प्राप्त कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक युगीन सभा क्या थी? क्या ये गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी या राज दरबार होता था या मंत्री परिषद होती थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? आपको बताना है बच्चों सभा क्या है।
आपने अगर पढ़ा है वैदिक काल तो आपको पता चल गया होगा। सभा, समिति, विदथ, ये 3 यहाँ पे एक तरह से कहिए संस्थाएं होती थी। एक था सभा, दूसरा था समिति और तीसरा था विदथ। विदथ आपका एग्जाम में बार बार आता है। सबसे प्राचीन सभ्यता थी विदथ, सबसे प्राचीन सभ्यता थी सबसे प्राचीन संस्था थी जिसमें महिलाएं भी डिस्कशन में भाग लिया करती थी। और ये सब क्या है, ये मंत्री परिषद का काम करते थे। ये दोनों राजा के ऊपर कंट्रोल करते थे, राजा का काम में मदद भी करते थे और गलत काम करने से उनको रोकती भी थी। और जो विदथ था ये सबसे प्राचीन संस्था थी जिसमें महिलाएं भी शामिल होती थी। तो ये 3 संस्थाएं हैं ऋग वैदिक काल की, जहाँ पे मनुष्य जो है या जो व्यक्ति है वो बैठ करके डिस्कशन किया करते थे। ये 2 संस्थाएं राजा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए थी और ये में सब शामिल होते थे। तो याद रखिए बच्चों, ये एक तरह से मंत्री परिषद जैसा था, क्योंकि राजा को परामर्श भी देता था और राजा को निरंकुश होने से रोकता भी था। नेक्स्ट बच्चों, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। इसमें से कौन है जो आर्यों के पंचजन में शामिल नहीं है? क्या यदु हैं, या आपके पूर्व हैं, या सुवसु हैं, या हकीकीत हैं? तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा है जो आर्यों के पंचजन में शामिल नहीं है। तो याद रखिए बच्चों, यदु हैं और इसके अलावा तुर्वस भी हैं, तुर्वस, यदु, तुर्वस, और आपके द्रुहु हैं, द्रुहु भी हैं, यदु, द्रुहु, तुर्वस, ये सारे लोग हैं। लेकिन आपका जो कीकट है ये नहीं होगा। ये जो कीकट है यहाँ पे कीकट होना चाहिए, कीकट ये नहीं है। यदु हैं, द्रुहु हैं, तुर्वस हैं, पुरु हैं, अनु हैं। पुरु और अनु, ये सारे लोग पंचजन हैं। आपको याद हो गया होगा, यदु, आपका द्रुहु, तुर्वस, पुरु और अनु, ये पंचजन हैं। लेकिन कीकट जो है ये आर्यों के पंचजन नहीं है। ये याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? प्राचीन काल में जो आर्य हैं वो अपने जीवन का निर्वहन कैसे करते थे? कृषि करके, शिकार करके, शिल्प का काम करके या व्यापार करके? तो आपको पता होना चाहिए ऋग वैदिक काल में जो आर्य हैं ये पशुओं को चराने में, पशुओं के उत्पाद का सेवन करने में विश्वास करते थे। ये ज़मीन वगैरह पे विश्वास नहीं करते थे। लैंड के लिए इनकी कोई लड़ाई नहीं होती थी। ये जब भी लड़ते थे चारागाह के लिए लड़ते थे, आपस में भी लड़ते थे और दूसरों से भी लड़ते थे। तो इनका जो मुख्य जीविकोपार्जन था वो पशुपालन था। तो याद रखेंगे बच्चों, पशुपालन अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपका शिकार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शिकार है, शिकार और पशुपालन सबसे सही होता है पशुपालन। तो यहाँ पे अगर पशुपालन ना दिया है तो आप इसको क्या करेंगे, शिकार को भी सही कर लेंगे। पशुपालन या कहिए कि आपका शिकार, पशुपालन या शिकार में से जो भी ऑप्शन हो तो ये आपका प्लस पशुपालन प्लस शिकार, ये दोनों बातें शामिल हो जाएंगी। तो आर्यों का जीविकोपार्जन इन्हीं के ऊपर निर्भर होता था। इनके लिए पशु सबसे महत्वपूर्ण थे और उसमें गाय इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। गाय को अगन्य कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और बहुत इंपॉर्टेंट, साथ ही बहुत इजी, क्योंकि सबको पता होगा ये। क्या ये गंगा नदी के किनारे हुआ था, या ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हुआ था, या कावेरी नदी के किनारे हुआ था, या रावी नदी के किनारे हुआ था? तो आई होप बच्चों इसमें तो ज़रा भी समय नहीं लगना चाहिए। आप सभी को पता है जो आर्य हैं ये शुरुआत में आए और सिंधु नदी के आसपास ही बसे थे और इन्हीं क्षेत्र में इन्होंने अपना अधिकार जमाया था। और इन्हीं क्षेत्र की नदियों को ऋग वैदिक काल में अलग नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 सही है, रावी। और अगर रावी कभी ना दिया रहे, यहाँ पे पारुष्णी दिया रहे तो पारुष्णी भी सही हो जाएगा। रावी या पारुष्णी नदी के किनारे दसरा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो आपका जो 2 राजा थे, एक थे सुदास ने ही अपना जो पुरोहित है विश्वामित्र को बना रखा था, लेकिन सुदास ने विश्वामित्र को अपने पुरोहित के पद से हटा दिया था, जिसकी वजह से जो विश्वामित्र हैं वो नाराज हो गए और विश्वामित्र की जगह पे इन्होंने वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया था। वशिष्ठ को गुरु बना लिया या पुरोहित बना लिया। इस वजह से जो विश्वामित्र हैं ये नाराज हो गए और इन्होंने 5 आर्य और 5 अनार्य
लोगों को मिला करके 10 जो है संगठन बनाए, 10 लोगों का संगठन बनाया इन्होंने, और इन 10 संगठन ने आक्रमण कर दिया सुदास के ऊपर, जिनके जो वशिष्ठ हैं ये गुरु थे। लेकिन इतना जो है लोगों का संगठन बनाने के बावजूद भी विश्वामित्र हार गए और सुदास जो है ये जीत गए थे। तो अगर क्वेश्चन बने कि कौन जीता था, सुदास जीते थे। इस युद्ध का कारण कौन था, विश्वामित्र थे। सुदास के खिलाफ कितने कबीले थे, 10 कबीले थे, जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सुदास ने विश्वामित्र को हटा के किसको अपना पुरोहित बनाया था, तो गुरु वशिष्ठ को बनाया था। आई होप बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने तथ्य बताए हैं सब नोट कीजिएगा। आप लोगों के पास बहुत बेहतरीन नोट्स होगा और वहाँ से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं वो सब आपके पास होंगे। एक बार रिविजन कीजिएगा एग्जाम के पहले, आपको बहुत मदद मिलेगा। और अगर कोई भी बच्चा जो बहुत कम फीस में बहुत ही बेहतरीन तैयारी करना चाहता है और अपने भविष्य को एक अच्छा अंजाम देना चाहता है, अपने लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहता है और बेहतर नॉलेज गेन करना चाहता है, तो यहाँ हमारे संस्थान से वो संपर्क कर सकता है और बहुत कम फीस में या कहिए नाम मात्र की फीस में वो बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर नेक्स्ट डे हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और आप लोगों को बहुत ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट और आप लोगों के सपोर्ट के लिए। थैंक यू बच्चों।